हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है, जिसका हम करेंगे आज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 डल चुका है, लेक्चर 2 आज करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो टॉपिक आपको दिख रहा है यही टॉपिक आपका क्या है, 5 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का, क्योंकि 5 पॉइंट लिखने होते हैं। एसएसटी का 5 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 5 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे आपको। ये एक प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ कहा जाता है इसे, यानी आपके पिछले साल भी ने डाला गया था आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में लिखना है, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, फिर लिखना है आपको किसके बारे में, फिर आपको लिखना है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, फिर लिखना है आपको पार्लियामेंट्री, फिर आपको लिखना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर आपको लिखना है सेकुलरिज्म लिखना है। ये 5 है की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का पहला फीचर है फेडरलिज्म, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर, चारवा क्या है हमारा, चारवा हमारा है फंडामेंटल राइट्स, जो 11 फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं वो, और सेकुलरिज्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इस स्लाइड्स के अंदर हम आपको जो भी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने फेडरलिज्म के बारे में लिखा है, ये जो डेफिनेशन इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखना है पहले आपको, कैसे लिखना है पता है आपको? लिखना है द की फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म आर एज फॉलोज। पॉइंट ए लिखना है फेडरलिज्म, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन पूरी लिखनी है। ठीक, क्लियर है? ये जो लिखा गया ये पूरा लिख लेना है। फिर क्या करना है, फिर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखना है और इस पूरा को वर्णन कर लेना है। फिर आपको सेपरेशन ऑफ पावर लिखना है, फिर इस ऐसे लेजिस्लेचर लिख लेना है, एग्जीक्यूटिव लिखना है, जुडिशियल लिखना है, और इन पूरों को वर्णन कर लेना है। और ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये नहीं लिखना। और क्या लिखना है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जब ये और जो 4 और 5 पॉइंट है उससे जब पढ़ेंगे तो उससे भी आप लिखना है। ठीक, तो ये तो गई आपकी क्वेश्चन की बात। तो आज पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म के बारे में। देखिए फेडरलिज्म एक पूरा ही चैप्टर है, क्लास 10th के अंदर पूरा एक चैप्टर है, और वहां पर बताया जाता है, जो फेडरलिज्म का डेफिनेशन वहां पर बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है आज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, आज कंपेयर टू लोकल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमारा जो सत्ता यानी क्या होता है, पावर होता है। तो पावर को क्या किया जाएगा, तो इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाएगा किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ये सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा चंक लेके बैठा है पावर का, इसीलिए उसके अंदर पावर को डिवाइड करना है। और जितने भी सारे हमारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि हमारे हो गए MLA, MPs, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, गवर्नर, गवर्नमेंट, इन सभी को कुछ कुछ क्या देना है, पावर्स भी देना है। तो यहाँ पर क्या लिखता है आपका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ये रेफर करता है कि एक कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ होना चाहिए। अगर अगर आपके कंट्री के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और इसी यूनियन गवर्नमेंट को ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है, अगर आपके कंट्री में सिर्फ यही सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर से ये यूनियन गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है, तो आपका वो फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता है। फेडरलिज्म को वो फॉलो नहीं करता है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? यूनिटरी गवर्नमेंट को। ठीक, तो फेडरलिज्म क्या होता है, जिस कंट्री में एक से ज्यादा लेवल होने चाहिए। तो हमारा कंट्री कैसे, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान किस प्रकार से फेडरलिज्म है, कैसे कि यहाँ पर देखिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। यानी लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, पंचायत होते हैं, म्यूनसिपालिटीज होते हैं, ये हमारा लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे हैं। तो इसलिए इंडिया में क्या, एक से ज्यादा गवर्नमेंट होने के कारण हम फेडरलिज्म है। और जिस कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, एक गवर्नमेंट जहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट क्या करे, अपना पावर को किसी के साथ शेयर ना करे, और वही एक ही गवर्नमेंट उस पूरे कंट्री को रूल करे। ठीक है, देयर आर स्टेट्स एंड सेंट्रल लेवल। तो क्या होना चाहिए, वहां पर स्टेट लेवल होना चाहिए और सेंट्रल लेवल भी होना चाहिए। बट आजकल क्या है, लोकल लेवल भी खुल रहा है, लोकल लेवल भी खुल रहा है, बट बुक्स में ये इसके बारे में वर्णन नहीं किया है। बट लोकल लेवल है, रियली लोकल लेवल, क्योंकि सरपंच इलेक्शन होता है, म्यूनसिपालिटी में आपका इलेक्शन होता है, तो इसीलिए लोकल लेवल भी है। बट यहाँ पर बताया जा रहा है एक से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, एनफ।
अगर लोकल गवर्नमेंट चाहिए, लोकल गवर्नमेंट क्यों चाहिए? इंडिया एक बहुत बड़ा भास्ट कंट्री है। भास्ट कंट्री यानी यहाँ पर गांव में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो स्टेट कैसे डेवलप होगा? अगर स्टेट डेवलप नहीं होगा तो इसीलिए वो पूरे नीचे स्तर पर जाकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो कि हमारा विलेज या फिर म्युनिसिपैलिटीज। जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें गवर्न किया जाता है उनके बाय लॉज के द्वारा और पॉलिसीज के द्वारा। यानी जिस हमारा फेडरलिज्म के अंदर जो व्यक्ति होते हैं आते हैं, उनको उनके लॉज और पॉलिसी के द्वारा क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है, उन्हें शासन किया जाता है उसी प्रकार से। बाई ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेड बाय द ईच लेवल इज द गवर्नमेंट। यानी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो लॉज बन, देखिए गवर्नमेंट क्यों बनता है? गवर्नमेंट क्या करता है? जो गवर्नमेंट है, जो पार्टीज होते हैं वही तो गवर्नमेंट होते हैं। पार्टी क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन से जीतने का तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और गवर्नमेंट फॉर्म करके वो क्या करते हैं? कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भलाई करने के लिए उसे बनाते हैं। तो इसीलिए बनाने के लिए क्या करते हैं? उसे उसी प्रकार से वो लोगों को क्या करना चाहते हैं? गवर्न करना चाहते हैं। उन्होंने स्कीम बनाई कि एजुकेशन प्राइस लो होगा और एजुकेशन की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव होगी, तो उसे वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा गवर्नमेंट होता है वो होता है फेडरलिज्म, यानी जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो हमारा फेडरल सिस्टम। तो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। बट लोकल नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है सिर्फ सेंट्रल और स्टेट। फेडरल गवर्नमेंट जिस भी कंट्री में अगर ये एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगा वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट, द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, यानी जो संविधान है हमारा भारत का, वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को फॉलो करता है सभी सिटीजन के लिए। This means that every citizens of the country, irrespective of his or her social background, have a direct role in electing the representative. आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज UAF, बट यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सफरेज यानी होता है राइट टू वोट। सफरेज यानी क्या होता है? राइट टू वोट। तो ये बताता है, यानी संविधान बताता है भारत का कि सभी लोगों को यहाँ पर 18 वर्ष से जो ज्यादा है उन्हें वोट देने का, इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का हक है। और वो कोई भी सोशल बैकग्राउंड से, वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, वोमेन्स हो, या फिर वो कुछ भी हो, तो उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे इलेक्शन में वोट देना ही पड़ेगा। उसे हक है, उसे राइट है, वो अपने मन मुताबिक इलेक्टिव अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकेगा, जो कि 18+ उनके लिए बताया जा रही है। नहीं कि सभी बच्चे बोलोगे कि हम जाके वोट देंगे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो 18 वर्ष से ज्यादा है, उनका कोई भी सोशल बैकग्राउंड है, वो कोई भी हो, जो भी कास्ट, जो भी रिलीजियन, कुछ भी हो, इंडिया में अगर रह रहे हैं तो उन्हें जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए क्या है? हक है। जो रिप्रेजेंटेटिव आर दस अकाउंटेबल टू पीपल फॉर इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो कि हमें जिन्हें इलेक्ट करता है, जैसे कि MLAs, MPs। कौन? जैसे कि MLA। फिर कौन होता है? MPs। MLAs और MP का फुल फॉर्म क्या है बताइए, वीडियो पॉज करके। तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MP का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो व्यक्ति होते हैं MPs, ये जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होता है? अकाउंटेबल होते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए ही वो काम करते हैं और उनके लिए ही उन्हें इलेक्ट किया गया है। अगर लोगों के लिए वो काम ना करते तो उन्हें क्यों बनाया जाता? ठीक है, उन्हें क्यों फिर बनाया जाता? इसलिए दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये तो था जो 18 वर्ष से ज्यादा है, वो कोई भी सोशल बैकग्राउंड से हो, उन्हें अपने इलेक्टिंग वो क्या कर सकते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उन्हें हक है। डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं वो। किसे रोल करते हैं? डायरेक्ट रोल। उन्हें एक डायरेक्ट रोल वो प्ले करते हैं इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स में। ठीक है, ये सभी सिटीजन्स के लिए, फॉर ऑल द सिटीजन्स। तीसरा, द सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेपरेशन किया गया 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स के अंदर। 3 ऑर्गन के अंदर किया गया। वो पहला ऑर्गन क्या है? वो पहला ऑर्गन है हमारा लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है? द एग्जीक्यूटिव। पहला हमारा है लेजिस्लेचर,
दूसरा हमारा है ठीक है, पहला ये एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी। तो इन तीनों का आप याद रखना। लेजिस्लेचर क्या होता है? हु मेक द लॉ, लेजिस्लेचर हु मेक लॉज। लिखा गया, मैं फिर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर रिफर करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो एमएलएज होते हैं या फिर एमपीज भी उनके अंदर जाते हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर दोज हु मेक द लॉ, जो लॉ बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो होते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या? एक इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक स्मॉलर ग्रुप है पीपल का जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ और रनिंग द गवर्नमेंट। यानी लॉ तो बन गया, लॉ तो बन गया, देखिए लॉ बनाना इजी है, लॉ बनाना इजी, लॉ बन गया, सब कुछ सबने राजी हो गए, वो लॉ बना गए। अब वो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे कि एक लॉ निकला, एजुकेशन की फीस कम होगी और एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, बन गई लॉ। अगर लॉ बन गई, क्या वो स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या वो स्कूल में दिखाया जा रहा है उस प्रकार से? क्या हो रहा है? एजुकेशन का कॉस्ट तो सच में ही कमा या फिर नहीं कमा? देखिए लॉ तो निकलते हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाता है? सभी जगह नहीं। तो उसे करने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, जिसके अंदर कौन आते हैं? जिसके अंदर हमारे जो आते हैं उस जगह के जो हेड कलेक्टर्स होते हैं, या ये सभी लोग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वो सभी देखेंगे कि जैसे कलेक्टर हो गए। देखिए एग्जीक्यूटिव भी दो प्रकार का है, पहला जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? जो एमएलएज एमपीज हैं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? जो कलेक्टर्स होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं उस जगह के, ठीक। क्या करेंगे? वो इंप्लीमेंट करेंगे लॉ। वो लॉ क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या सही से उस जगह में चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी इस कंट्री के अंदर ये जगह हो रहा है कि नहीं। इसीलिए तो हर जगह के डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? जो लॉ बनाया गया उस लॉ को क्या लोग हर स्कूल में उसे अप्लाई किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव होता है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? रनिंग भी करता है गवर्नमेंट को रन करता है। जुडिशरी क्या है? एक सिस्टम है, कोर्ट, जो कोर्ट्स होते हैं, यानी जुडिशरी कुछ नहीं, जुडिशरी सिर्फ इतना ही है, जो सिविल कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट है, यही तो जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है। तो जुडिशरी हमारे कोर्ट को रिफॉर्म करता है, जो कि सेटल्स करता है डिस्प्यूट्स को। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कि हम कहते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ लड़ाई हो जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ लड़ाई हो जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सिटीजन के अंदर लड़ाई हो जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिटीजन के अंदर लड़ाई हो जाए, या फिर सिटीजन और सिटीजन की लड़ाई हो जाए, तब हम क्या करते हैं? कोर्ट जाते हैं। क्योंकि हमारे डिग्निटी को जहां पर हार्म होता है, हमारे कोई सम्मान नहीं रहता है, तो हम वहां पर कोर्ट जाते हैं, जहां पर हमारे डिग्निटी को हार्म किया जाता है। और हम फ्री हैं कहां पर जाने के लिए? कोर्ट जाने के लिए। और वो क्या करता है? बेसिकली ये मेंटेन करता है लॉ को ये मेंटेन करता है। और क्या करता है? ये देखता है कि लॉ को सभी लोग ओबे कर रहे हैं कि जो लोग हैं, ये सभी लोग हैं, व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ये क्या इस लॉ को ओबे कर रहे हैं? अगर ओबे नहीं कर रहे तो ये इनको पनिशमेंट दे सकता है, इनके पास अगर राइट है। फिर बात करते हैं ईच ऑर्गन एक्ट्स आर द चेक ऑन अदर ऑर्गन। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सभी ऑर्गन्स मैंने बताया अभी, क्या क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर क्या करेगा? इन दोनों के ऊपर नजर रखेगा। एग्जीक्यूटिव इन दोनों के ऊपर नजर रखेगा। जुडिशरी इनके ऊपर नजर रखेगा और इसके ऊपर नजर रखेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सभी ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, क्या वो अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्या अपने स्टेट के वो अच्छी, कोई भी स्टेट के हो, वो देखेंगे क्या अब ये देखिए पहले लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का देखा, फिर जुडिशरी का देखा, ठीक। ये पहले इसका देखेगा फिर इसका देखेगा। ये क्या करेगा? पहले इसका देखेगा फिर इसका देखेगा। यानी ये सभी लोग क्या करते हैं? सभी के क्या देखते हैं? पावर्स को देखते हैं, क्या सभी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो हमारा पावर है वो बैलेंस में है। हमारे तीनों के अंदर, ये दो तीनों के अंदर पावर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी पावर बैलेंस में, इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
फिर बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये हमारा चैनल है, आपने देखा होगा। तो हमारा चैनल क्या है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब में क्लिक करने का। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पर एक घंटी है। घंटी क्यों है, घंटी इसीलिए कि आपको जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन, हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसी प्रकार क्या होगा, उस घंटी को क्लिक करने का तो आपको 3 ऑप्शन देंगे। पहला ऑल, फिर पर्सनलाइज्ड, फिर नॉन, यानी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पर्सनलाइज करेंगे, बट आपको हमेशा क्लिक करना है ऑल पर। कहाँ पर क्लिक करना है, ऑल पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको जैसे पर हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी वीडियो हम अपलोड करें। तो इसे देखिए सब्सक्राइब हो गया। और किसकी बात करेंगे, और देखिए अगर आपने हमारा सेक्शन देखे होंगे ऊपर की, ऊपर ये ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट सेक्शन, यहाँ पर सभी चीज़ आपको मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, साइंस का, सब धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे आपका। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।